नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटी ने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने ही घर से बेघर करके वृद्धाश्रम भेजना चाहा तो पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि अरे भगवान, क्या करती रहती हो, जरा जल्दी करो यार। तुम तो जानती हो ना, मुझे 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं 10 मिनट पहले जाना पसंद करता हूँ, लेकिन 1 मिनट लेट जाकर अपनी छवि खराब करना मुझे पसंद नहीं है। महेश जी थोड़ा झुंझुलाते हुए अपनी पत्नी मीना जी से खाना देने और उनके स्कूल जाने की तैयारी में मदद करने के लिए कह रहे थे। मीना जी भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि वो सारा खाना अपने पति को उनके जन्मदिन पर उनकी पसंद का खिला सके। जब महेश जी ने देखा कि मीना जी ने सारा खाना उनकी पसंद का बनाया है तो वह शांत हो गए और कहने लगे, मीना, ऐसा करो, आज मैं टिफिन लेकर चला जाता हूँ। तुम जल्दी से टिफिन पैक कर दो। मैं आज सबको बता दूंगा कि मेरी पत्नी भी किसी शेफ से कम नहीं है। उन्होंने अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहा। मीना जी को महेश जी का वह जन्मदिन आज भी यादगार लगता है। उस दिन उन्होंने खूब मस्ती की थी। दोनों कितने खुश थे। महेश जी ने उनके बनाए खाने की कितनी तारीफ की थी। वह दिन आज भी उन्हें याद है। वह उस दिन को याद करके अकेली अकेली ही मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब महेश जी का रिटायरमेंट हो गया है। अब वो पति पत्नी घर पर ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करके शादी करके अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। अब मीना जी और महेश जी ही एक दूसरे के सहायक थे। मीना जी अपने बिस्तर पर सोई हुई ही थी कि महेश जी ने उठकर स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद गर्म पानी पिया। तब तक मीना जी की नींद भी खुल गई। उन्होंने गैस पर चाय चढ़ाई और किचन की खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए अपने पति महेश जी से बोली, लगता है रात भर बारिश हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं और आसमान भी साफ लग रहा है। लेकिन रास्ते में कीचड़ होगा, आप संभल कर जाइएगा। जो हुक्म मेरे आका, हंसते हुए महेश जी ने कहा। महेश जी को चाय देते हुए मीना जी बोली, अभी थोड़ा रुक कर जाइएगा। आप 6 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। तब तक थोड़ा उजाला हो जाएगा, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी। मीना जी से चाय लेते हुए हंसकर महेश जी बोले, तुम तो डरपोक की डरपोक ही रहोगी। तब से शादी होकर आई थी तब से ही डरती हो कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन आज तक हुआ क्या? सोफे पर महेश जी के बावजू में बैठे हुए मीना जी ने कहा, परमात्मा ना करे कुछ भी हो। महेश जी हंस पड़ी। सोफे पर बाजू में बैठे हुए एक कंधे को मीना जी के कंधे के मारते हुए बोले, ओके मैडम जी, जो आप कहें, आपका हुक्म सराखों पर। मैं 6 बजे ही मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा। तब तक प्रवचन सुनते हैं आपके रही टीवी पर। महेश जी की बात सुनकर मीना जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। महेश जी मीना जी की हर बात मानते थे। उम्र के इस पड़ाव में उनके पास सब कुछ था, धन दौलत रुतबा, लेकिन उन सभी चीजों से महेश जी को अब विशेष मतलब नहीं था जितनी जरूरत उन्हें अपनी पत्नी मीना जी की होती थी। 6 बजे महेश जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो मीना जी ने फिर से हिदायत दी, संभल कर जाइएगा। महेश जी ने हंसते हुए कहा, मेरे हाई कमान संभल कर ही जाऊंगा। अभी 2 कदम चलूंगा तो और लोग दिख जाएंगे, और फिसला भी तो उठाने के लिए बहुत लोग होंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बुढ़ापे का इकलौता सहारा आप ही तो है मेरे लिए। मीना जी ने महेश जी के होठों पर हाथ रखते हुए कहा। महेश जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। मीना जी हॉल में आकर टीवी पर प्रवचन सुनने बैठ गई। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि लाइट चली गई। मीना जी ने मुंह बनाया और सोचा, इस लाइट को भी अभी जाना था। देखो अब कब आती है। खिड़की से झांकी तो हल्की सी धूप निकल आई थी, तो सोचा
मैं भी छत पर जाकर टहल आती हूँ तो अच्छा लगेगा। टीवी ऑफ करके मीना जी भी ऊपर छत पर टहलने चली गई। उनका ध्यान आसमान की तरफ था। छत पर जमी हुई चिकनाई पर मीना जी का ध्यान ही नहीं गया और स्लीपर पहने होने के कारण चिकनाई पर जैसे ही मीना जी का पैर पड़ा, मीना जी फिसल गई और उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मैं तो गिर पड़ी। इतना कहकर मीना जी बेसुध हो गई। कुछ देर बाद मीना जी को होश आया तो उन्हें ये समझने में समय लगा कि वह कहाँ पर है। मीना जी उठकर बैठी तो देखा फर्श पर खून फैला हुआ था। अपने आप मीना जी का हाथ अपने माथे पर गया। माथे पर चोट लगने के कारण खून निकलकर फर्श पर फैला हुआ था। ये देखकर मीना जी घबरा गई, लेकिन फिर खुद को ही हिम्मत देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, हिम्मत वाली हूँ। मैं एक शिक्षक की पत्नी हूँ। माथे में खून बहकर गाल और मुंह पर आ रहा था। 60 साल की मीना जी रेलिंग पकड़कर उतरकर नीचे हॉल में आई। खून कुछ अधिक बहना शुरू हो गया था। मीना जी ने फिर से अपने आप को हिम्मत दी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा सब, और अपना मोबाइल उठाकर महेश जी को कॉल लगाया। लेकिन बेडरूम में महेश जी के पड़े मोबाइल की घंटी सुनकर मीना जी हताश हो गई। फोन की घंटी लगातार बजी जा रही थी। तब उन्हें हल्दी का ध्यान आया। मीना जी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर भी वह हिम्मत करके किचन में गई और मसाले का डिब्बा उठाया, लेकिन उन्हें चक्कर आ गया और वह फर्श पर ही गिर पड़ी। हाथ से मसाले का डिब्बा छूट गया। सभी मसाले जमीन पर बिखर गए। तभी बाहर से दूध वाला अम्मा अम्मा करके मीना जी को बुला रहा था। उसने मसाले का डिब्बा और धम से मीना जी के गिरने की आवाज सुनी। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और अंदर जाकर देखने के लिए कहा। अंदर जाकर देखा तो मीना जी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। लोग महेश जी को खोजने के लिए निकले। रास्ते में एक लड़की ने जाकर कहा, अंकल जी, आप जल्दी से चलिए, घर पर शायद आंटी जी नीचे गिर गई है और उनके सिर से खून बह रहा है, उनको अस्पताल ले जाना होगा। महेश जी घबरा से गए और तेजी से बाइक के पीछे बैठ गए। अपनी जिंदगी में महेश जी ने कई जंग जीती थी। मौत से उन्हें कभी भी डर नहीं लगता था, लेकिन मीना जी उनके लिए वह हमेशा भयभीत रहती थी। अपने लिए नहीं, लेकिन मीना जी की मौत की कल्पना से भी वे नर्वस हो जाते थे और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वह मीना जी के मुंह में क्यों बसते जा रहे हैं। इसलिए ही मीना जी को थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वह घबरा जाते हैं। महेश जी पसीने से तरबतर हो गए कि घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में महेश जी कभी भी नर्वस नहीं हुए थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मन विचलित सा हो गया था। झटके से बाइक से उतरे और घर के अंदर भागे तो देखा स्ट्रेचर से मीना जी को उठाकर 4 आदमी एम्बुलेंस में रखने के लिए आ रहे हैं। महेश जी सोच रहे थे कि मैं तो मीना जी को अच्छी खासी हंसती बोलती छोड़कर गया था, फिर अचानक से क्या हो गया उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और महेश जी भी एम्बुलेंस के साथ हॉस्पिटल चले गए। एम्बुलेंस जाने के बाद पड़ोसी गुप्ता जी की पत्नी ने वहां खड़े लोगों से कहा, अब घर की देखभाल करने के लिए तो कोई भी नहीं है, भाई साहब भी भाभी जी के साथ गए हुए हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, अपने घर से ताला लाकर लगा देती हूँ, जब घर में और कोई तो है नहीं। गुप्ता जी बोले, हाँ, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता भी बना देना, मैं हॉस्पिटल में ही महेश जी को दे आऊंगा, सुबह से वैसे भी उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। तभी दूध वाला बोला, हाँ भैया जी, आप चले ही जाओ तो अच्छा होगा, ये तो अपनी छोटी जगह है तो आस पड़ोस के लोग काम आ रहे हैं। मेरे भाई तो महानगर में रहता है, वहाँ बुजुर्गों के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता। सही में कलयुग ही आ गया है। अब बुढ़ापे में इंसान की देखभाल करने के लिए उसके बच्चे पास नहीं रहते,
बच्चों को अपना जीवन जीना है। जैसे माँ बाप साथ में रहेंगे तो बेचारे मर ही जाएंगे। दूध वाले ने मिसेज गुप्ता से कहा, महेश जी का दूध आप ही को दे देता हूँ, दूध गर्म करके हॉस्पिटल भिजवा दीजिएगा। महेश जी दूध पीते हैं। हाँ ठीक है भैया, दूध हमारे यहाँ ही दे जाओ, मिसेस गुप्ता ने कहा। महेश जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब डरने की कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब बोली, अभी ट्रीटमेंट करके बताता हूँ, फिलहाल लगता है खून कुछ ज्यादा ही बह गया है। घर में कोई नहीं था क्या जो इतना खून बह गया? महेश जी बोले, हाँ साहब अकेले ही थी, कैसे सिर में इतनी चोट आ गई पता नहीं चला। मैं भी घर में नहीं था, मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। मेरा घर में अकेली ही थी। मैं तो दूध वाले ने देख लिया, वरना भगवान ही जाने क्या होता। डॉक्टर साहब बोली, ठीक है, अभी ग्लूकोज और खून की बोतल चढ़ानी है और सिर की चोट को देखना पड़ेगा, तब तक आप बाहर बैठिए। महेश जी एक लंबी सांस लेकर रह गए और वही कमरे में पड़ी बेंच पर गुमसुम से बैठ गए और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मीना जी को जल्दी होश आ जाए। उन्होंने अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। उनका जी कर रहा था कि वह उससे बात करके, लेकिन वह अपने दिल को समझा कर रह गए। वैसे भी यूएस में अभी रात का समय होगा। नहीं नहीं, वह घबरा जाएगा। भगवान मेरी मीना को ठीक कर दीजिए। इतना सोच ही रहे थे कि तभी नर्स ने आकर कहा, मैडम को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। महेश जी की जान में जान आई और राहत की सांस ली। मीना जी का हाथ पकड़कर थपथपाते हुए महेश जी ने पूछा, ठीक हो ना मीना? मीना जी ने मुस्कुराकर आंखों के इशारों से कहा, हाँ ठीक हूँ। डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। महेश जी और मीना जी अपने घर पर आ गए। अगले दिन मीना जी अपने आलीशान हॉल के आलीशान सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। इस जीवन में इतना अकेलापन होगा, दूर दूर तक कोई अपना नहीं होगा। ये सोचते हुए मीना जी की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ सोचा था कि जीवन अंत तक सच नहीं होगा, लेकिन अब बुढ़ापे में इतना अकेलापन। काश इस दिन के लिए भी कुछ सोचा होता। मीना जी ने अपने आंखों के आंसू पोंछे और उस अलमारी को खोला और बहुत पुरानी अपने बचपन की एल्बम निकाली और अपने मम्मी पापा दादी की फोटो देखने लगी। दादी की फोटो जैसे उनकी आंखों के सामने आई। अपने प्यार भरे हाथ उस पर फेरते हुए बोली, दादी आप कहाँ हो? अब मैं भी दादी बन गई हूँ, लेकिन शायद आपकी जितनी भाग्यवान नहीं हूँ। मेरे भी नाती पोता हो गए हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं रहते। मीना जी को याद आया दादी के साथ बिताया हुआ वह समय कितना अच्छा था। सहेली थी दादी, उसकी कोई बात मम्मी के बात समझती थी तो वह दादी पहले समझा करती थी। उस वक्त मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं था, मनोरंजन का साधन था दादी और दादा की कहानियां। वह दिन याद करते करते जैसे मीना जी उसी वक्त में चली गई। पेट थपथपाते हुए महेश जी बोले, क्या हुआ जी, कहाँ खो गई हो? मीना जी एल्बम बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी महेश जी बोले, बेटे को याद कर रहे हो ना? अजी आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस उम्र में बच्चे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हमारी जिंदगी बहुत ही नीरस लगती है। मीना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। महेश जी बोले, यानी को तो हमारे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन साथ में कोई नहीं रहता। अपना सुख और दुख हम लोगों को खुद ही मिलजुल कर काटना होगा। और हालात कितने बदल गए हैं। तभी डोरबेल बजी। मीना जी थोड़ी सहम सी गई। इस समय कौन होगा? शायद उनकी बेटी गौरी आई होगी या फिर उनका बेटा रमित आया होगा उन्होंने सरप्राइज देने के लिए। ये सोचते हुए जैसे उनके शरीर में जान आ गई, उन्होंने वही पड़े कपड़ों को उठाकर अपने आंसुओं से भरा चेहरा जल्दी से पोंछा और उठकर दरवाजा खोलने के लिए गई। लेकिन दरवाजा खोलने पर मीना जी निराश हुई। मोहल्ले का बच्चा बैल बजाकर चला गया था, लेकिन इस अकेलेपन ने
उन्हें अंदर से पूरी तरह से निराश और तोड़कर रख दिया था। वह बोली, शायद मेरे साथ मेरा परिवार होता, नाती होते होते तो मैं भी उनके साथ बच्चे बनकर खेलती कूदती, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आकर हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। मीना जी का दुख सुनकर महेश जी चुप रह गए। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर महेश जी बोले, छोड़ो ना मीना, ऐसी बातें मत करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? घर द्वार, खेती बाड़ी, बेटा है, बेटी है। क्यों इस तरीके की बातें कर रही हो? अभी कुछ दिन में ही सब ठीक हो जाएगा। मीना जी बोली, शिक्षक साहब, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन आसार कुछ भी दिख नहीं रहा है। बच्चों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। तभी महेश जी बोले, मीना, तुम भी कैसी बातें करती हो? हमारे अकेले के बच्चे ही थोड़ी हैं, हमसे दूर हैं। आजकल का तो माहौल ही ऐसा है कि रोजी रोटी के लिए बच्चों को देश विदेश में जाकर जॉब करनी पड़ती है, जब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। एक अकेले इंसान के कमाने से कुछ नहीं होता, और आज कल अच्छी नौकरी भी महानगरों में ही मिल जाती है। मीना जी बोली, यही सही कह रहे हैं आप जी, पर अब बेचारे बच्चे भी क्या करें? अपनी उन्नति के लिए भी उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ मीना, अब तुम निराश भरी बातें मत करना, देखना सब ठीक हो जाएगा, महेश जी ने कहा। तभी मीना जी का मोबाइल बज उठा। मीना जी ने देखा बेटी गौरी का फोन था। ये देखकर मीना जी के चेहरे पर आशा की चमक आ गई। हाँ, गौरी बेटी, कैसी हो? कब आ रही हो? दूसरी तरफ से गौरी ने कहा, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। अभी भैया से बात हुई है, हम दोनों शनिवार को आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, शनिवार को मतलब परसों? हाँ मम्मी, परसों। बड़ी मुश्किल से मैं और भैया अपना समय निकालकर आपके पास आए हैं। मीरा जी ने कहा, चलो ठीक है बेटा, ये 2 दिन भी जैसे तैसे मैं काट लूंगी। मुझे तो लग रहा था कि आज या कल में ही तुम दोनों आ जाओगी, लेकिन कोई बात नहीं। हो मम्मी, आप तो जानती हो काम बहुत है, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं तो जॉब के साथ साथ अपने घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हूँ, बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हूँ वहाँ, आपको समझना चाहिए ना। लेकिन नहीं। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मम्मी, आप तो अपनी बात बता रही हो, लेकिन हमें तो गिल्टी फील होती है ना, आप हमें क्यों नहीं समझती? चलो ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, फिर परसों आकर आपसे बात करूंगी। कहकर गौरी ने कॉल काट दिया। महेश जी बोले, अब तो आपकी बेटिया का फोन आ ही गया, अब तो खुश हो ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो एक उम्मीद की किरण तो देख रही है ना कि सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई बच्चा हम लोगों को अपने साथ रखने के लिए जरूर लेकर जाएगा। ये मकान किराए पर उठा लेंगे। मीना जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। महेश जी बोले, बच्चों के पास जाकर हमें मत भूल जाइएगा। हंसते हुए मीना जी बोली, साहब जी, बुढ़ापे की याददाश्त है, भूल भी सकती हूँ। दोनों लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सोफे से उठकर खड़े होते हुए मीना जी बोली, आपके लिए चाय बनाती हूँ, बहुत दिन हो गए आपको मेरे हाथ का चाय पिए हुए। जब से मीना जी ने सुना था कि उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं, तब से ही दोनों पति पत्नी बच्चों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। उन दोनों के बेडरूम की साफ सफाई करके सुबह व्यवस्थित करके करवा चुके थे। उन्हें बस बच्चों के आने का इंतजार था। इंतजार की घड़ियां थी कि अभी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक एक मिनट एक वर्ष के साथ सम्मान कट रहा था, समय काटे नहीं कट रहा था। वीना जी कई बार गेट के बाहर सड़क तक जाती और देखकर वापस आ जाती थी। वीना जी की बेचैनी देखकर महेश जी बोले, सब्र करो भाग्यवान, थोड़ी देर में बच्चे घर में ही आएंगे, कहीं बाहर तो नहीं रुक जाएंगे ना। आप अब आराम से बैठो। मीना जी महेश जी के बाजू में बैठकर हुए बोली कि थोड़ा रमेश के पास कॉल तो करके देखिए कि वो कहाँ है अभी। महेश जी ने मोबाइल उठाया ही था कि घर के सामने ऑटो आकर रुका। मीना जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उनके चेहरे पर चमक आ गई।
मीना जी को लगा गौरी आ गई है। मीना जी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर देखा तो गौरी आ गई थी और ऑटो वाले को मोबाइल से पैसे दे रही थी। मीना जी लड़खड़ाती हुई दौड़कर गौरी के पास पहुंची और बोली, बेटा छुट्टी नहीं है क्या? पैसे मैं दूं क्या? गौरी ने बिना मीना जी की तरफ देखे हुए कहा, हाँ दे दो अगर है तो, वरना मैं ऑनलाइन पैसे दे देती हूँ। मीना जी वापस घर के अंदर लड़खड़ाते हुए पैसे लेने के लिए भागे और पैसे लेकर ऑटो वाले को दे दिए। गौरी सोफे पर बैठी हुई बोली, बहुत थक गई हूँ मम्मी। मीना जी ने प्यार से गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भी तो कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। पानी पिएगी बेटा? गौरी ने आंख बंद करके बोला, हाँ माँ, पानी तो पीना है। फिर मीना जी लड़खड़ाते हुए किचन से पानी लेकर आई। पानी पीकर गौरी ने गिलास मीना जी को पकड़ा दिया। मीना जी ने पूछा, बेटा कुछ खाओगी? ढोकला मंगवाया है, थोड़ा सा खा लो। महेश जी चुपचाप सब देख रहे थे। सीमा जी कितना थक गई हैं। थकान साफ उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन बच्चों की खातिर अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। महेश जी बोले, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। महेश जी ढोकला लेकर जब वापस आए तो गौरी ने खड़े होते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। पहले मैं नहाऊंगी और फिर 2-4 घंटे सोऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। ये देखकर दोनों दंपति हक्के बक्के रह गए। मीना जी महेश जी को समझते हुए बोली, सही तो है, बेचारी बच्ची इतना लंबा सफर करके आई है तो थक गई होगी। दोनों दंपति वही सोफे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करने लगे। सुबह से ही भाग दौड़ करते हुए उन दोनों का बूढ़ा शरीर थक चुका था। अंत में वे दोनों भी नींद के आगोश में चले गए। दरवाजा खोलो की आवाज से मीना जी की नींद टूटी। बुढ़ापे की वृद्धि कुछ क्षण के लिए तो मीना जी को ये समझने में लगा गया कि क्या हो रहा है, और जैसे ही मीना जी को समझ में आया कि रमित दरवाजा पीट रहा है, वह हड़बड़ाकर उठ पड़ी। अरे रमित आ गया, मैं कैसे सो गई। बेचारा लड़का कितना परेशान हो रहा है। महेश जी की भी आंख लग गई थी। मीना जी ने पहले महेश जी को जगाया। अरे शिक्षक साहब, अब तो जग जाओ, बेटा कब से दरवाजे पर खड़ा है। मीना जी बोली, हाँ बेटा खोल रही हूँ दरवाजा। मीना जी ने दरवाजा खोला। रमित बहुत ही चिढ़कर बोला, कब से आवाज दे रहा हूँ और यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं मर मर कर आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ देखो तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सब घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। और टमटमाते हुए अंदर चला गया। महेश जी बोले, बेटा वृद्ध शरीर है, दिन भर की भाग दौड़ में थक गए, पता नहीं चला कैसे आंख लग गई। अब थोड़ा रमित शांत हो चुका था। माँ बाप को गले से लगाकर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए गुस्सा आ गया। मीना जी बोली, हाँ बेटा अभी खाना लगाती हूँ। मीना जी ढोकला लेकर आई तो रमित ढोकला लेकर बैठ के खाने लगा। रमित को ढोकला खाते देखकर मीना जी के मन में भी उत्साह भर गया। रमित ढोकला खाते हुए बोला, और सुनाइए पापा, आप कैसे हैं? बस बेटा मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम्हारी माँ का अकेले इस घर में मन नहीं लगता, घर खाने को दौड़ता है। तब तक गौरी भी आ गई और दोनों भाई बहन खाने लगे। गौरी बोली, सही में ये स्वाद कहीं नहीं मिलता। मीना जी बोली, हाँ हाँ, तू तो भी खाना बहुत सारा मंगवाया है, जी भरकर खा लो, फिर पता नहीं कब मिले, क्योंकि अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम दोनों तुम दोनों के साथ ही जाकर रहेंगे। इतना सुनते ही गौरी और रमित एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बच्चे आज मीना जी के साथ है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों दंपति खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने चले गए। उधर गौरी और रमित बातें कर रहे थे। हो भैया, मुझसे तो कोई आशा मत रखना, मैं माँ को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली हूँ और ना ही माँ का कुछ करने वाली हूँ। मेरे भी अपने घर द्वार है। मेरे पति क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को मेरे सर पर क्यों लेकर आ गई। वैसे भी माँ पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है। बचपन में 10 साल की उम्र में ही मुझे हॉस्टेज भेज दिया था। तभी रमित बोला, तो मुझे कहा मम्मी पापा ने
अपने पास रखकर पढ़ा है। मुझे भी तो हॉस्टल में ही भेज दिया था। तुम और माँ, तुम्हारी भाभी रीना का स्वभाव तो जानती हो। वह तो बच्चा भी पैदा नहीं कर रही है, उसे तो बच्चे की कभी जिम्मेदारी नहीं उठानी है। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी मैं भी अपने पास नहीं रख सकता माँ को, इसलिए हम दोनों को मिलकर कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। गौरी बोली, क्यों ना माँ पापा को किसी बढ़िया से वृद्धाश्रम में रख दें, जहाँ पर उन्हें उनके जैसे ही लोग मिल जाएंगे और वह भी सुरक्षित रहेंगे। वैसे भी हर इंसान को अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो माँ को भी अच्छा ही लगेगा। रमित बोला, आज मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा अपना फैसला, नहीं तो अभी से माहौल खराब हो जाएगा। कल सुबह बता दूंगा। तभी जोर से गिलास गिरने की आवाज सुनाई दी। देखा तो दरवाजे पर मीना जी खड़ी थी। वह अपने बच्चों की सारी बातें सुन चुकी थी। अब वह समझ गई थी कि उनके जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा है। वह अपने कमरे में जाकर निढाल सी लेट गई। महेश जी देखकर घबरा गए और बोले, क्या हुआ मीना, बच्चों ने कुछ कहा क्या? मीना जी सिसकते हुए बोली, वो दोनों बच्चे हम लोगों को वृद्धाश्रम छोड़कर ये मकान बेचकर चले जाएंगे। महेश जी बोले, तुम चिंता मत करो मीना। महेश जी के कंधे पर अपना सिर रखकर मीना जी बोली, बच्चे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त और मस्त हैं कि अपने माँ बाप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। महेश जी लंबी सांस लेते हुए बोले, आजकल के बदलते हुए माहौल में हर चीज बदल रही है। इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। आपसे रिश्तों के प्रति भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। मीना जी बोलिए, क्या सच में हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रखी थी क्या? सच में अपनी खुशियों के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा था। मीना जी बच्चों के सामने तो अपने आंसू छुपा लेती, लेकिन जैसे ही अकेली होती वह फूट फूट कर रो पड़ती। मीरा जी का ये दुख महेश जी को देखा नहीं गया। वह मन ही मन सोच रहे थे कि बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह महेश जी बिना किसी को बताए अपने दोस्त के पास चले गए और अपने घर की सारी कहानी उनको बताई। उनके दोस्त पेशे से सरकारी वकील थे और उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से वृद्धाश्रम आपको नहीं जाना चाहिए। आप यहीं अपने घर पर रहिए, पूरे दिन की बाई लगा लीजिए। आप अपने निधन के बाद ये प्रॉपर्टी किसी वृद्ध आश्रम को दे दीजिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। महेश जी अपने घर आए। मीना जी घबराए हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे? आपको मैं बताकर जाना चाहिए था ना, बच्चे आज शाम को चले जाएंगे। तभी रमित और गौरी दोनों आ गए। रमित बोला, कहाँ चले गए थे पापा? ये क्या बचपना है आपका, आपको मैं बताकर जाना चाहिए था ना। गौरी बोली, माँ एक बार फिर सोच लो, वृद्धाश्रम में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आपको वहाँ अच्छा ही लगेगा। आपको वहाँ पर ना किसी बाइक के मरने का डर होगा, ना ही हम लोगों की कमी महसूस होगी। यदि आप वृद्धाश्रम चली जाएंगी तो हम भी ये मकान बेचकर निश्चित होकर चले जाएंगे। आप बात को समझते क्यों नहीं है? तभी महेश जी चिल्लाते हुए बोले, अरे हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं समझेंगे। हम लोग वृद्धाश्रम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हमारे पास क्या नहीं है? जब हमें दूसरों के सहारे ही जीना है तो वृद्धाश्रम क्यों जाए? हमारे घर जो बाई आती है वह भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। मैं जीते जी इस घर से नहीं जाऊंगा। रही बात मेरी संपत्ति की, तो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम लोग हमारी देखभाल दूसरे पर थोप रहे हो तो इस पर तुम्हारा हक कहाँ से होगा? तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस हमारी आंखों से जल्दी दूर हो जाओ। महेश जी की दो टूक बातें सुनकर गौरी भी पैर पटकते हुए अपने मम्मी पापा से बिना कुछ बोले वहां से दंदनाते हुए चली गई। उसी प्रकार रमित भी क्रोधित होकर लाल लाल होकर और बड़ी बड़ी आंखें तराते हुए अपने मम्मी पापा को तिरछी नजरों से देखते हुए झल्लाकर वहां से चलता बना। अब रह गए दोनों बुजुर्ग दंपत्ति।
जो अपने दोनों बच्चों को जाते हुए एकटक देख रहे थे। कुछ दिनों बाद कुदरत का ऐसा पासा पलटा कि रमित की जॉब छूट गई। वे दोनों पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गए। अब रमित की पत्नी रीना ने रमित को सुझाव दिया कि क्यों ना हम आपके मम्मी पापा के पास जाकर ही रह ले, कम से कम सिर छुपाने को छत तो मिल जाएगी। लेकिन रमित शर्म के कारण अपने मम्मी पापा के पास जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब दोनों पति पत्नी ज्यादा ही मजबूर हो गए, तब दोनों बेशर्मों की तरह मुंह लटकाए अपने मम्मी पापा के पास गए तो देखा उनका घर पहले से भी बड़ा और आलीशान हो गया है, क्योंकि महेश जी ने अपने बचत के पैसों से 3 मंजिला मकान बना लिया था और किराए पर चढ़ा दिया था, इससे ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा हो सके। तब रमित अपने घर के सामने खड़ा हुआ तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह घर उसका है। लेकिन जब उस घर से अपने पापा को निकलते हुए देखा तो वह उनके कदमों में गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। रीना भी उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगी। बाहर शोरगुल की आवाज सुनकर मीना जी भी बाहर आई तो देखा उनके बेटा बहू आए हुए हैं, तो एक पल के लिए तो उनकी ममता द्रवित हो उठी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उनके पास जाकर रमित और रीना का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, आ गए बेटा। रमित रोते हुए सिर्फ हाँ में हिलाता हुआ, हाँ माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी मीना जी ने 2 टुक जवाब देते हुए कहा, जाओ किसी वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को ढूंढो, तुम्हारे माँ बाप तो कब के मर चुके हैं, अब यहाँ क्या लेने आए हो। इतना कहकर वह वापस अपने घर के अंदर अपने पति का हाथ पकड़कर आ गई। रमित और रीना उन दोनों को जाते हुए आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं गौरी ने भी अपनी माँ को फोन किया तो वह भी फूट फूट कर रो रही थी। उसने बताया कि उसके पति बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं और उसकी सास और ननद ने उसका जीना हराम कर रखा है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर आना चाहती है। मीना जी का मन फिर से अपनी बिटिया का दुख सुनकर फिर से पसीज गया। लेकिन फिर अगले ही क्षण उन्होंने कहा, जाओ किसी वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को ढूंढो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। माँ की बात सुनकर गौरी समझ गई कि माँ अभी भी उससे नाराज हैं। फोन कट होने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर हम अपने मम्मी पापा का घर बेच देते तो सच में कहाँ जाकर आसारा ढूंढते। लेकिन उसे भी समझ में आ गया था कि जब अपने बेटा बेटी का लालन पालन माँ बाप खुशी खुशी कर सकते हैं तो बेटा बेटी अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकते। वहीं रमित को भी समझ में आ गया था कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों, मीना जी ने जो व्यवहार अपने बच्चों के साथ किया वह सही था या गलत, अपनी अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।